हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जो हमारी सिकवाल पब्लिकेशन की जो सिकवाल मानचित्रावली बुक है राजस्थान की, उसकी सीरीज चल रही है और उसमें हम खंड ए है राजस्थान प्रदेश एक नज़र में कंप्लीट कर चुके हैं। खंड बे है राजस्थान का भूगोल, उसके 4 टॉपिक हम कर चुके हैं। हमने जो रिसेंटली लास्ट में जो वीडियो में किया था वो हमारा राजस्थान प्रदेश की जलवायु संबंधी जो तथ्य थे वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम राजस्थान प्रदेश में अपवाह प्रणाली जो टॉपिक है उसके 3 खंड हैं, ए बै से। उनमें से ए खंड है राजस्थान प्रदेश में अंत्य प्रवाह की नदियाँ। उसके 2 पार्ट है, फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है और सेकंड जो आपकी स्क्रीन के सामने। दोनों की आज चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस बुक के अंदर उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य बात की जो अपवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा है। अपवाह प्रणाली है क्या, जो ऊपर दे भी रखा है बॉक्स में बना के कि अपवाह जो प्रणाली है, ये बॉक्स के अंदर ये दे रखा कि राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अपवाह प्रणाली होती क्या है। अपवाह प्रणाली वो है जो हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, जिनसे जुड़ी हुई हैं, जिनसे जिले जुड़े हुए हैं, राज्य जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ तक कि गांव जिससे कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, जिस पे बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं हमारी, उस पर हाइड्रो प्लांट भी लगे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। अपवाह प्रणाली के अंदर कौन कौन सी नदियाँ की कितनी लंबाई है, कौन सी सभ्यता इस नदिया के किनारे पनपी है, किन किन राज्यों में से गुजरती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है राजस्थान प्रदेश में अंतः प्रवाह की नदियाँ। मतलब जो राजस्थान राज्य है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, किस किस ज़िले में होकर बहती हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घग्गर नदी की। इस जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंदर 3 नदियों के बारे में बात करी है उन्होंने। 3 नहीं 4 नदियों के बारे में बात करी है। नंबर 1 है घग्गर नदी, जो ये वाली है, ये वाली पूरी घग्गर नदी है, इसके बारे में बात करिए। इसका हम देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, इसका एंड कहाँ से है, किन किन ज़िलों से बहती है और किन किन और राज्यों से, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी नदी है हमारी जिसकी बात करिए पार्ट फर्स्ट में, वो है रूपनगढ़ नदी। कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। नंबर दूसरी जो हमारी जो नदी है वो है कौन सी? रूपनगढ़ नदी। नंबर 3 है हमारी जिसकी इस पार्ट फर्स्ट में बात करिए, ये साबी नदी। कौन सी है? साबी नदी है। नंबर 1 हो गया, ये वाली हमने बात की थी, घग्गर नदी। दूसरी है रूपनगढ़ नदी। तीसरी है हमारी साबी नदी। और चौथी है, ये जो चौथी है वो है हमारी भुज झील। जो ये चौथी नदी है इसका एग्जैक्ट नाम है कांकणी नदी। कौन सी है? कांकणी नदी। कौन सी है? कांकणी नदी। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम 4 नदियों के बारे में बात करेंगे। ऊपर ही ऊपर है हमारे मैप, बात करें अपन राजस्थान को मैप की बात करें, ऊपर ही ऊपर उत्तर की तरफ है घग्गर नदी, पश्चिम की तरफ है बात करें तो कांकणी नदी, और मध्य राजस्थान और जो उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ हैं वो हैं हमारी रूपनगढ़ नदी और साबी नदी। चलो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घग्गर नदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक के अंदर दिए हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से है और अंतिम बिंदु कहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। उद्गम है ये पॉइंट से, यहाँ से इसका उद्गम है, इस पॉइंट से। कहाँ से? इस पॉइंट से इसका उद्गम है। कहाँ से है? यहाँ बॉक्स के अंदर दिया भी है, इसके बारे में भाई क्या क्या है तो हम पढ़ते हैं। इसके अंदर है कि उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, उसकी शिवालिक पहाड़ियों से कालका माता के मंदिर के पास से है। कहाँ पे? सबसे पहले तो इसका उद्गम कहाँ से है? घग्गर नदी की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से है। नंबर दूसरी चीज़ है कौन सी पहाड़ियों से? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और कौन सा मंदिर है वहाँ पे? कालका माता का मंदिर है। वापस से हम देखते हैं कि जो घग्गर नदी है उसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी और कालका मंदिर के पास से उसका उद्गम स्थल है। अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि भाई हिमाचल प्रदेश से बहती 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 हमारे राजस्थान के अंदर किस ज़िले में और कौन सी जगह पे ये एंट्री करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट को
ये वाला पॉइंट जो बना भी रखा है, गोल गोल जो डार्क कर रखा है, जो गोल गोल निशान बना रखा है, उस पॉइंट पे देखते हैं जहाँ पे मैंने एरो भी बनाया है। अब इसके बारे में क्या दिया है, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश से बहती हुई आती है और हनुमानगढ़ जो ज़िला है हमारा ये वाला, यहाँ पे एंट्री करती है, ये यहाँ से एंट्री करती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम देख लेते हैं जो बॉक्स के अंदर दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, राजस्थान प्रदेश में, ये जो दिया है राजस्थान में प्रवेश टिब्बी नामक स्थान पर, इससे थोड़ी दूर तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील का निर्माण है। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, हनुमानगढ़ से एंट्री करती है और हनुमानगढ़ में भी कौन सी टिब्बी जगह नामक स्थान है, वहाँ से एंट्री करती है ये। और वहाँ से थोड़ी दूर, टिब्बी से थोड़ी दूरी तिलवाड़ा एक झील है जो राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है, मतलब कि ऊंचाई के स्तर से देखा जाए तो वो सबसे नीची है, गहरी झील है। अच्छा, अब यहाँ से हनुमानगढ़ से बहती हुई श्रीगंगानगर में जाती है, श्रीगंगानगर होते हुए निकलती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दो दिए हुए हैं, एक तो भटनेर है जो हनुमानगढ़ में है और एक सूरतगढ़ है जो कि श्रीगंगानगर में है। ये क्या है कि ये दोनों, अब यहाँ इसके बारे में दिया है कि ये दो पॉइंटों के बारे में दिया है भाई, ये भटनेर जो हनुमानगढ़ में है वो, और जो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में वो क्या है। राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली पाट कहलाता है, ये दोनों बहाव क्षेत्र हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में जो नदी का जो बहाव क्षेत्र है सॉरी, वो नाली या पाट कहलाता है। अब हम देखते हैं आगे पॉइंट क्या दिया है। आगे जब हम चलते हैं तो ये आता है एक पॉइंट यहाँ पे, बहावलपुर। क्या है, भावलपुर हमारे राजस्थान से तो निकल चुकी है, अब ये इधर पाकिस्तान में एंट्री कर रही है, यहाँ से श्रीगंगानगर से निकल के। तो भावलपुर है पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र। अब पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। क्या कहलाता है, हमारे यहाँ तो राजस्थान में जो नदी का बहाव क्षेत्र है घग्गर नदी का, वो क्या कहलाता है, पाट कहलाता है या नाली कहलाता है। और जो पाकिस्तान में है वो बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, हकरा कहलाता है। क्या कहलाता है, हकरा कहलाता है। अब देखते हैं कि हमने इसका उद्गम स्थल देख लिया कि भाई हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जहाँ कालका माता का मंदिर है, वहाँ से इसका उद्गम है। अंतिम बिंदु कहाँ है यह का, इसका अंतिम बिंदु है फोर्ट अब्बास में। कहाँ है, फोर्ट अब्बास में। कहाँ पे है, फोर्ट अब्बास में। अब इस नदी के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो इसके अंदर दे रखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस बॉक्स के अंदर जो हमें बहुत महत्वपूर्ण है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो घग्गर नदी, इस नदी को नट नदी, मृत नदी या सोतर नदी या सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी या राजस्थान की शोक लेटी हुई नदी के नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है, नट नदी, फिर से याद करेंगे, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, राजस्थान की शोक गंगा, लेटी हुई नदी, इन प्रमुख नामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। पूछ सकता है, वापस एक बार देख लेते हैं। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, राजस्थान की शोक या लेटी हुई नदी के नामों से जाना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी से सबसे लंबी नदी है। अब हम बात करते हैं कि प्रवाह के आंतरिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबी बहने वाली जो नदी है, आंतरिक प्रवाह की बात करें जो कुल लंबाई में, तो ये कितनी है, कितनी सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, कौन सी नदी, घग्गर। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 465 किलोमीटर है। कितनी है, 465 किलोमीटर है। इस नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित है। इस नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित है, कालीबंगा सभ्यता। पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित है, कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थान उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। अब जो इम्पोर्टेंट, ये एक पॉइंट बोला है कि हमें याद रखना है, एक फैक्ट, कि जो राजस्थान जंक्शन है, जो राजस्थान में जो हनुमानगढ़ का जो जंक्शन है, जो उसका जो धरातल है
उसके पास की नदी पेटे के स्तर से भी नीचे, मतलब बहुत नीचा है वहाँ का जो धरातल है राजस्थान का, जो हनुमानगढ़ जंक्शन है उसका, क्योंकि उसके पास वाली नदी है उससे भी नीचे है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हमारी घग्गर नदी के बारे में देखे। मुख्यतः ये 2 जिलों में बहती है राजस्थान के, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, श्री गंगानगर से निकलती हुई ये पाकिस्तान में चला जाती है। तो मुख्यतः इसके जो बहने वाले जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है। अब हम चलते हैं दूसरी नदी पे। दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। दूसरी नदी है हमारी साबी नदी। कौन सी? साबी नदी, ये वाली। अब साबी नदी के बारे में देखते हैं क्या क्या है साबी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो उद्गम है, ये उद्गम पॉइंट है इसका, ये वाला। ये कहाँ से है? दिया भी है, ये दे रखा उद्गम स्थल, ये दे रखा। उद्गम सेवर की पहाड़ियों से हैं। कहाँ हैं? जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ हैं, मतलब कि हमारे राजस्थान से इसका उद्गम है। कहाँ से इसका उद्गम है? हमारे राजस्थान से है। और राजस्थान में भी कौन से ज़िले से है? हमारे जयपुर ज़िले से है। और जयपुर ज़िले में भी कौन सी जगह है? सेवर की पहाड़ियाँ। वापस से देखते हैं। साबी नदी, साबी नदी का कौन से ज़िले से है? जयपुर ज़िले से, हमारे राजस्थान से है। उसके भी कौन सी जगह से? सेवर की पहाड़ियों से उसका उद्गम है। अब हम बात करते हैं, साबी नदी जयपुर से निकलकर अलवर में बहती है। ये अलवर से बहती हुई इधर की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है ये हरियाणा। कहाँ पे जा रही है? हरियाणा राज्य के अंदर जा रही है। राजस्थान से निकल रही है, राजस्थान के जयपुर ज़िले से निकल रही है। उद्गम इसका सेवर की पहाड़ियों से। और ये गुड़गांव, जो ये दे रखा है गुड़गांव, विलुप्त हो रही है पटौदी। पटौदी गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पे? राज्य है हरियाणा, गुड़गांव है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, और पटौदी जगह है, वहाँ पे ये क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किस पर चर्चा करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें इस ब्लॉक के अंदर दिए हैं। इस ब्लॉक के अंदर दिए क्या क्या हैं देखते हैं। साबी नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? साबी नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है, जिसके किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर नहीं, जोधपुरा सभ्यता, जिसे हम जयपुर भी कहते हैं, जोधपुरा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? जयपुर भी कहते हैं, विकसित है। यह नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन गए इसके अंदर से कि जोधपुरा सभ्यता किस पे विकसित है? जिसे जयपुर भी कहते हैं वो है साबी नदी पे। और इसे कौन सी नदी भी कहा जाता है? वर्षा ऋतु में इसे विनाश लीला नदी भी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये अलवर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। चलो अब आगे पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं हम रूपनगढ़ नदी के बारे में। फिर हमारी इस पार्ट फर्स्ट के अंदर एक नदी और बच जाएगी, जो है हमारी कांकणी नदी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी रूपनगढ़ नदी है, ये वाली रूपनगढ़ नदी है, जो ये बह रही है पूरी की पूरी, ये वाली ये सेक्शन में, ये हमारी रूपनगढ़ नदी है। अब इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम भी राजस्थान से है, और इसका विलुप्त जो पॉइंट है वो भी हमारे राजस्थान में ही है। तो राजस्थान के किस पॉइंट से इसका उद्गम है? राजस्थान से अजमेर ज़िले के, कहाँ पे? अजमेर ज़िले के सेलमाबाद, कहाँ पे? सलेमाबाद किशनगढ़ में से है। कहाँ से है रूपनगढ़ी का? रूपनगढ़ जो नदी है उसका उद्गम अजमेर ज़िला है। और वहाँ पे भी एक जगह है, कौन सी? सलेमाबाद किशनगढ़ के पास में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और इसका विलुप्त कहाँ पे है? विलुप्त है हमारे जो सांबर झील है। सांबर झील है, कहाँ पे है सांबर झील? जो कि जयपुर में है, जो कि जयपुर में, वहाँ पे इसका विलुप्त है सांबर झील। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इतने हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं कांकणी नदी पे, जो यहाँ पे लास्ट हमारा जो इस फर्स्ट जो सेक्शन है इसके अंदर लास्ट टॉपिक है कांकणी नदी। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सबसे पहले उद्गम है जैसलमेर से। कहाँ से है? जैसलमेर में काठौरी, कौन सा गांव है? कोठारी गांव से है। उद्गम स्थल कहाँ से है? कोठारी गांव से है जैसलमेर में। और इसका विलुप्त भी कहाँ है? मिट्टी खाड़ी, जो कि जैसलमेर से उद्गम है और जैसलमेर में विलुप्त है। इस पे एक भुज झील का निर्माण भी है मध्य में। इसके मध्य में कौन सी झील है? जो कि जैसलमेर में ही है, भुज झील, उसका निर्माण भी इसी नदी पर है। अब कांकणी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बॉक्स में दिए, इनको देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कांकणी नदी, इस नदी को कांकनेय व स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसे इस नदी को कांकनीय व स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह आंतरिक प्रवाह मतलब राजस्थान के अंदर सबसे छोटी बहने वाली नदी है। लंबाई में कितनी है? 17 किलोमीटर है। मात्र कितनी है कांकनी नदी? 17 किलोमीटर है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम जो राजस्थान प्रदेश में अंतः प्रवाह की नदियाँ का जो पार्ट सेकंड है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार की नदियों और इनके फैक्ट के बारे में, जो कि कहाँ कहाँ से इनका उद्गम स्थल है, कहाँ इनका ख़त्म है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट तो हम सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी जो कि कहाँ से उद्गम है, कहाँ से इसका विलुप्त है, ये सारी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे कांतली नदी के बारे में। तो ये वाली है हमारी कांतली नदी, ये जो पूरी है हमारी, ये है हमारी कांतली नदी। देखेंगे कहाँ से इसका उद्गम है। तो जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है ये है इसका उद्गम स्थल। जो कांतली नदी है उसका उद्गम स्थल अजमेर, जो सीकर है, सीकर जिला है, वहाँ पे एक जगह है खंडेला की पहाड़ी। कौन सी? जिसे रेवासा भी कहते हैं। रेवासा क्या? जो कांतली नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो जिला सबसे पहले तो राजस्थान से उद्गम है। जिला राजस्थान में सीकर है, और वहाँ पे भी एक जगह है जिसे हम खंडेला की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडेला की पहाड़ी या रेवासा से है। और विलुप्त है चूरू की सीमा में। चूरू जो जिला है सीकर से बहती हुई जाती है और विलुप्त चूरू जिले में हो जाता है इसका। अब इसके बहाव क्षेत्र है, जहाँ पे हमने उसका भी बहाव क्षेत्र देखा था कि उसको पाट कहते थे हम, जो घग्गर नदी थी उसको। यहाँ पे बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है, विलुप्त चूरू की सीमा में। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देखते हैं कांतली नदी के बारे में क्या क्या है। कांतली इस प्रकार की नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी नदी, मतलब मौसम में ये पानी लेके चलती है ज़्यादा। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। मतलब कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, तो पूर्ण बहाव मतलब फुल बहकर चलती है, उसकी दृष्टि तो राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी है, जो कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। और इसे किस प्रकार की नदी कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। किस प्रकार की नदी कहते हैं? मौसमी नदी कहते हैं। इस नदी के किनारे गणेश्वर, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है। कौन सी सभ्यता विकसित है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित है? गणेश्वर सभ्यता विकसित है। और जोधपुर सभ्यता किसके किनारे विकसित है? हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, साबी नदी के किसके? साबी नदी के, जिसे जयपुर सभ्यता भी कहते हैं। यह झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहलाता है। तोरावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है इसका बहाव क्षेत्र। किन 2 जिलों को विभाजित करती है? ये झुंझुनू 2 जिलों को विभाजित करती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलो अब हम देखते हैं दूसरी नदी। अब हम देखते हैं रूपरेला नदी। रूपरेला से पहले हम दूसरी ये नदी देख लेते हैं, जो कि मेंथा नदी है। इसे हमने बोला है मेंथा नदी। कौन सी नदी बोला है? मेंथा नदी। अब इसका जो उद्गम स्थल है, मेंथा नदी का उद्गम स्थल है इसका जयपुर से। कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? जयपुर से। और जयपुर में भी कहाँ से है? मनोहरपुर से है। कहाँ से है? मनोहरपुर से। और जो विलुप्त हो रही है, ये विलुप्त हो रही है सांबर झील में, जयपुर में ही। कहाँ पे है? सांबर झील जयपुर में है। तो यहाँ पे इसका विलुप्त है। कौन सी नदी? मेंथा नदी। कहाँ से है? मनोहरपुर, जयपुर से ही इसका उद्गम है और सांबर झील में ये विलुप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं तीसरी नदी, जो कि ये है तीसरी नदी, जो कि ये है तीसरी नदी। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है रूपरेला नदी। कौन सी है? इस नदी का नाम क्या है? रूपरेला। इसका जो उद्गम है, उद्गम तो है यहाँ से, इस पॉइंट से, और जो कि उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से है। कहाँ से है? राजस्थान से है। रूपरेला नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में भी अलवर से है। अलवर में भी थानागाजी तहसील है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं थानागाजी में। अब बात करते हैं विलुप्त सीकर से है। कहाँ से है?
सीकर से है, और बांध भरतपुर में, सीकरी बांध सॉरी, इसका जो उद्गम विलुप्त है, सॉरी भरतपुर में है, भरतपुर में है इसका विलुप्त, और सीकरी बांध जो भरतपुर में है वहाँ पे इसका विलुप्त है, सीकरी बांध में इसका विलुप्त है। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। रूपारेला नदी, ये जो है रूपारेला नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी को? रूपारेला नदी को वराहा नदी स्थानीय भाषा में या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इन नदियों के बारे इन नदियों के अलावा दिए हैं, जो क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान में बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं बहती। कौन कौन से जिले में? चूरू और बीकानेर जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं। राजस्थान में दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं जिनका वर्णन, राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? हमारे चार वेद ऋग, साम, अथर और यजुर्वेद, जिनमें से जो ऋग्वेद है उनमें से दो नदियों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी नदी का? एक सरस्वती और एक द्वेषवती नदी। कौन कौन सी? एक सरस्वती और अब द्वेष नदी। अब हम बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष घग्गर नदी है। यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, परंतु उसके जो अब अवशेष बच चुके हैं वो क्या है? घग्गर नदी है। दूसरी जो है द्वेषवती नदी, ये जयपुर में बहती थी, अब नहीं बहती, जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष अमीना शाह का नाला है। अमीना शाह का नाला है, जिसे जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं। जयपुर की लाइफलाइन किसे कहते हैं? अमीना शाह जो नाला है उसे हम जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं, जो द्वेषवती नदी का ही अवशेष था जो पहले बहा करती थी जयपुर में। तो ये दोनों नदियाँ ऋग्वेद में मिलती हैं, सरस्वती और द्वेषवती नदी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जो कि हमारा टॉपिक था राजस्थान प्रदेश में अंतः प्रवाह की नदियाँ। जो 5वां जो टॉपिक है खंड ब राजस्थान भूगोल का, वो कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा खंड ब है राजस्थान भूगोल, उसका 5वां टॉपिक है, उसका भी भाग ब राजस्थान प्रदेश में अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, वो होगा जल्दी से। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ओके।